नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएंगे अगला कदम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सभी मोदी चोर, विवादित टिप्पणी पर राहुल गांधी का कोर्ट में माफी मांगने से इनकार का, चुनाव में कसा था ये तंज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी 10 दिन का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, 7 जुलाई से होगा शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएंगे अगला कदम। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को राजभवन पर धरना होगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं बोलेगा, हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10 से 11 बार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है, हमने उनकी परेशानियों को समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। गौरतलब है कि 26 जून यानी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। इसके लिए पश्चिमी यूपी से हजारों किसान रवाना हुए हैं जो शनिवार को पहुंचेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 माह पूरे हो जाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को 26 तारीख भूलने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से किसान आंदोलन की धीमी हुई रफ्तार को राकेश टिकैत एक बार फिर धार देने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आने की रिहर्सल कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 वर्षों में किसान इलाज भी करेंगे। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी कुछ दवाई पश्चिम बंगाल से मिली है और कुछ दवाइयां उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मिली है। आगे भी किसान इलाज करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी मोदी चोर, विवादित टिप्पणी पर राहुल का कोर्ट में माफी मांगने से इनकार, कहा चुनाव में कसा था तंज। जी हां दोस्तों, आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कोर्ट से कहा कि वह व्यंग्य कर रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब इसके बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाने का नहीं था, मैं सिर्फ चुनावों के दौरान व्यंग्य कस रहा था, मुझे इसके बारे में अधिक याद भी नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल माफी नहीं मांगेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात के एक विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली में यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में गांधी ने कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। इससे पहले गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, 7 जुलाई से होगा शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से महंगाई के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पहले से ही कोविड महामारी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण पीड़ित लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों को राज्य इकाइयों द्वारा 7 जुलाई और 17 जुलाई 2021 के बीच लागू किया जाएगा।
जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन शामिल होंगे, जिसमें महिला कांग्रेस के नेता और सदस्य शामिल होंगे, जो पूरे देश में सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं के स्कोर से सहायता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के बयान के मुताबिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य स्तर पर मार्च और जुलूस भी निकालेंगे। ईंधन की कीमतों में कमी की मांग को लेकर देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बैठक में ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। हाल ही में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन की वैधता को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए उनके हस्तक्षेप का आग्रह किया। उनका कहना है कि WHO की मंजूरी के बिना भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया टीका लगवाने से लोगों को विदेश यात्रा में परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उनकी सरकार को शुरू से ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके मिलकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र ने भी दोनों टीके खरीदे और लगाए। बनर्जी ने बृहस्पतिवार को मोदी को लिखे खत में कहा, देश भर से बड़ी संख्या में छात्र हर साल उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और उनमें से कई ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। उन्होंने कहा उन्हें बाद में पता चला कि उनके टीकाकरण का प्रमाण पत्र विदेश में मान्य नहीं है। ये छात्र अब अपनी आगे कदम को लेकर असमंजस में हैं और उनका करियर दांव पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देश सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने WHO द्वारा स्वीकृत टीके लगवाए हैं। बनर्जी ने कहा, पता चला है कि कोवैक्सीन को अब भी WHO ने मंजूरी नहीं दी है और विदेश यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि कई देश केवल उन लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें WHO द्वारा स्वीकृत टीके लगवाए हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करती हूँ ताकि WHO से कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल जाए और छात्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इससे नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। बनर्जी ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव HK त्रिवेदी से कहा था कि वह इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और कैबिनेट सचिव को पत्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा पिंजरे का तोता। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान कमजोर नहीं है, बीच के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, पर सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी। सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे वाला तोता बना रखा है, यदि उन्हें अधिकार दिए जाए तो फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में धरना चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कानून वापस न लेने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर टोल प्लाजा पर धरना दे रखा है। वहीं गुरुवार को मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि रैली निकालने के पीछे कोई खास मकसद नहीं है, रैली तो निकलती ही रहेगी। उन्होंने कहा, अभी मुजफ्फरनगर व सहारनपुर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। अब शनिवार व रविवार को शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद आदि जिलों से ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, देश का किसान भी कमजोर नहीं है, हमेशा बातचीत के लिए बीच के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों से माफी मांगनी होगी। नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री अच्छे हैं, हम उन्हें गलत नहीं कहते, उन्हें पिंजरे का तोता बना रखा है। राजनाथ सिंह उन्हें अधिकार दें, यदि उन्हें अधिकार दें तो फैसला हो जाएगा। सरकार में भी सभी लोग अच्छे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी अच्छे हैं, पर उनकी सोच गलत है। उन्होंने किसान भटका दिए हैं, जिस कारण भाजपा की नाव डूबने की कगार पर है। सरकार को लगता है कि कृषि कानून से बड़ी कोरोना महामारी है, तो सरकार कानून वापस लेकर किसानों को घर भेज दे। यदि सरकार उनकी नहीं सुनती तो धरना जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी पर हमला, कहा देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टाइकैथॉन 2021 के प्रतियोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद बृहस्पतिवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्रों में रोजगार देने वाले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, किंतु प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, आज MSME क्षेत्र में रोजगार देने वाले बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने नाटक से भारत के वर्तमान से ध्यान भटका रहे हैं और भविष्य के साथ खेल रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टाइकैथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के बाद अपने संबोधन में कहा
कि भारत की वर्तमान सामर्थ्य, उसकी कला संस्कृति को और भारतीय समाज को आज दुनिया ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है और इसमें खिलौने और गेमिंग उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने परंपरा और प्रौद्योगिकी को शामिल कर चलाए जाने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत बड़ी ताकत बताते हुए वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को हराने की कवायद में जुटे वामपंथी अखिलेश यादव को समर्थन देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेशक वामपंथी पार्टियों को चुनावी राजनीति में कम करके आंका जाता रहा हो, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में अपने बचे हुए जनाधार के बलबूते 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वह नए उत्साह से जुट गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि अब भी प्रदेश की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां उसका ठीक ठाक वोट बैंक है और वह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। सीपीआई की कोशिश है कि भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ बनने वाली विपक्षी गठबंधन का वह भी अहम हिस्सा बने और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में अपना पूरा सहयोग दे। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और किसानों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नेता अतुल कुमार अंजान कहते हैं कि वामपंथी पार्टियां सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ रही हैं। अगर अतीत में देखें तो 1989 में कांग्रेस को हराकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाने में भी वामपंथियों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज जब प्रदेश में भाजपा और योगी सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन बनाकर 2022 में भाजपा को हराना जरूरी है। अमर उजाला से बातचीत करते हुए अतुल अंजान बताते हैं कि उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनौपचारिक तौर पर बात की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह अपने साथ राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, भीम पार्टी आदि से बात कर रहे हैं और गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही है कि एक बड़ा विकल्प आकार ले रहा है और मौजूदा समय में अखिलेश यादव ही योगी और भाजपा के सबसे मजबूत विकल्प हैं। प्रदेश को योगी राज से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि इस गठबंधन को मजबूत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर को लेकर ममता का केंद्र पर हमला, कहा पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर जारी अहम बैठक के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि केंद्र ने आखिर जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कश्मीर की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए थी। ममता ने आगे सवाल किया कि 2 साल में भाजपा नेता के अलावा कोई भी कश्मीर नहीं जा सका, क्या सिर्फ भाजपा देशभक्त है, बाकी सब आतंकवादी हैं। सीएम ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम की वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना जा रहा है कि ममता के इस बयान के बाद भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है और राज्य में सरकार को घेरने का काम करेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी के संग कश्मीरी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया। पीएम मोदी के संग सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बदल गई मोदी की चाल ढाल, भाजपा के हाथ से निकल गए देश के हालात, शिवसेना का निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का सामना करने के मकसद से सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया, गांधी केंद्र पर और उसकी नीतियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन ट्विटर पर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने वाली शिवसेना ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव बदल गए हैं। इसने कहा उन्हें पता है कि देश में स्थिति उनके हाथों से निकल गई है। लोगों के आक्रोश के बावजूद भाजपा और सरकार को आत्मविश्वास है कि उनके सामने कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विपक्ष कमजोर एवं अलग थलग है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की संभावना की तेज होती अटकलों के बीच पवार ने तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और लेफ्ट समेत 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर मंगलवार को बैठक की थी। हालांकि चर्चाओं में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय मंच द्वारा एक जैसा सोचने वाले व्यक्तियों की गैर राजनीतिक बैठक थी। राष्ट्रीय मंच को पूर्व वित्त मंत्री एवं टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाया है। गुरुवार को प्रकाशित शिवसेना ने संपादकीय में कहा गया, राहुल गांधी को सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए पवार के साथ हाथ मिलाना चाहिए। इसमें राय दी गई कि विपक्षी नेताओं की चाय पार्टी का आयोजन गांधी को करना चाहिए था। शिवसेना ने कहा, शरद पवार सभी विपक्षी पार्टियों को साथ ला सकते हैं, लेकिन फिर सवाल नेतृत्व का उठता है। अगर हम कांग्रेस से अगुवाई की उम्मीद करते हैं तो पार्टी खुद बिना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चल रही है। इसने कहा कि यूपीए नाम का संगठन है, लेकिन क्या देश के पास मजबूत एवं संगठित विपक्ष है? यह सवाल अब भी लंबित है। इसने तंज कसने वाले अंदाज में टिप्पणी की। शरद पवार के दिल्ली स्थित घर में राष्ट्रीय मंच की चाय पार्टी ने विपक्ष को सही स्थिति को दिखाया है। मराठी
दैनिक ने कहा कि 2.5 घंटे तक चली बैठक में कुछ नहीं निकला, जबकि मीडिया में इसकी जोर शोर से चर्चा थी। इसने कहा, बैठक के आयोजकों ने कहा कि सरकार के पास देश के सामने मौजूद कई अहम मुद्दों को सुलझाने का कोई नजरिया नहीं है और राष्ट्रीय मंच वह नजरिया सरकार को उपलब्ध कराएगी। बैठक के कारण यह प्रकाश में आया कि राष्ट्रीय मंच नाम का कोई संगठन है जिसकी स्थापना यशवंत सिन्हा ने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर सियासी जंग, बीजेपी के प्रयास को विपक्ष ने बताया धार्मिक उन्माद का ढंग। जी हां दोस्तों, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र एक बार फिर बाहर निकल आया है। ये सवाल फिर बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून का दरकार है। ये सर्वविदित है कि भारत की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के नागरिक होंगे। वर्तमान में हम जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन चीन ने कई साल तक कानून की लगाम से जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया और भारत अगले कुछ साल में चीन से आगे निकलकर नंबर 1 के पायदान पर होगा। लेकिन सच ये है कि हम इस पर गर्व करने की बजाय चिंता करने की जरूरत है। ये बात इस देश के हुक्मरानों को भी मालूम है कि बढ़ती जनसंख्या एक दिन देश के लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन बहस का मुद्दा ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या होना चाहिए। क्या इसके लिए किसी कानून की जरूरत है या फिर शिक्षा और जागरूकता के जरिए कामयाबी मिल सकती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी काफी समय से बेहद मुखर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता समय समय पर बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए कानून की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। नेताओं के इस तरह के बयान पर सियासी बखेड़ा भी होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य असम से हुई है, जहां बीजेपी की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी के साथ साथ किसी भी तरह की अन्य सरकारी सहायता और योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। असम के बाद अब जारी देश के सबसे बड़े सूबे की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए फिलहाल विधि आयोग की तरफ से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे सरकार फैसला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले 4 लाख ट्रैक्टर यही हैं और 25 लाख किसान भी, बिल वापसी ही हमारी घर वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को फिर चेतावनी दी। टिकैत ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि 4 लाख ट्रैक्टर यही दिल्ली के पास हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। 26 तारीख भी हर महीने आती है, तो ये सरकार याद रख ले। इसके साथ ही टिकैत ने बिल वापसी ही घर वापसी हैशटैग इस्तेमाल किया। मालूम हो कि भाकियू समेत देश भर के कई किसान संगठन किसानों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने में लगे हैं। वे चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी वाला कानून लाया जाए। राकेश टिकैत ने किसानों को ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहने के लिए कहा है। इससे पहले टिकैत ने विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जारी किया था। हालांकि सरकार ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद टिकैत ने आह्वान करते हुए कहा, यह सरकार मानने वाली नहीं, इसे इलाज की जरूरत है। किसानों, अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार हो जाओ, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। किसान नेता ने पिछले दिनों कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलतफहमी से छुटकारा पाना चाहिए कि किसान अपने विरोध प्रदर्शन से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से एकजुट होने के लिए आह्वान किया और कहा, या तो किसान और जनता रहेगी या यह सरकार। किसानों की आवाज को झूठे मामलों से नहीं दबाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में धरना स्थलों से अशांति और उत्पात से जुड़ी अलग अलग खबरें सामने आई, जिनके लिए पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया। वहीं जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है, फिर भी पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। दरअसल वे कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में भाजपा जसपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध करते रहे हैं। बता दिया जाए कि किसानों का आंदोलन अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती स्थलों पर ही चल रहा है। किसान प्रदर्शनकारी 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग पर अड़े हैं। इसी तरह इस आंदोलन शुरू हुए 200 से अधिक दिन बीत चुके हैं। इन्होंने मांग की है कि 3 कानून किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को वापस लिया जाए और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक नया कानून बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की बैठक के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले करीब 30 साल पहले आतंकवाद का दंश झेल चुके कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री की इस बैठक के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 90 के शुरुआती दशक में कश्मीर में आतंकवाद का दंश झेल चुके करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री के दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से होने वाली बैठक के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन ऑल इंडिया यूथ कश्मीरी समाज के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में इस बैठक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी
बयानबाजी की। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनका तिरस्कार किया है और उन्हें सियासी मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जिन भी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए बुलाया है, उनमें से कोई भी दल कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी नहीं करता। कश्मीरी पंडितों के संगठनों ने आरोप लगाया कि अगर इन राजनीतिक दलों में से किसी को भी कश्मीरी पंडितों के दर्द का पता होता तो पिछले 30 सालों में एक कश्मीरी पंडित को वापस घाटी में बसाया गया होता। कश्मीरी पंडितों ने आरोप लगाया कि बीजेपी से पहले जो भी राजनीतिक दल केंद्र में रहे हैं, उनकी कश्मीरी पंडितों के लिए नजरअंदाज की अभी जारी है और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को नजरअंदाज किया है। कश्मीरी पंडित संगठनों ने आरोप लगाया कि इस परिसीमन की बात की जा रही है, उसमें कश्मीरी पंडितों के संगठनों और नेताओं को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।